China is a sleeping giant. Let her sleep. For when she wakes, she will shake the world. यानी भीम का चीन सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो दुनिया हिलने लगेगी। नेपोलियन बोनापार्ट का यह स्टेटमेंट आज की दुनिया पर इतना सटीक बैठेगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। नमस्कार, ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। आज के डिस्कशन का टॉपिक है आखिर चीन का सुपर पावर के रूप में इमर्जेंस कैसे हो रहा है, आखिर चीन वह एक महाशक्ति कैसे बन रहा है। यूं तो विश्व में साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कोई घटना नई घटना नहीं है। समय समय पर दुनिया में अलग अलग हेजोमन ने रूल किया है, अलग अलग शक्तियों ने दुनिया को निर्देशित किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से चाइना का इमर्जेंस लोगों को चौंका रहा है, सरप्राइज में डाल रहा है। अगर हम प्राचीन काल में देखें, एंशिएंट इरा में देखें, तो इंडिया और चाइना वह ग्लोबल पॉलिटिक्स के दो सेंटर पोल थे। अगर हम मिडिवल इरा में आए तो ऑटोमन एम्पायर ने सबको सरप्राइज किया और बहुत बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। मॉडर्न इरा में यूरोपियन पावर का राइज होता है और स्पेशली ब्रिटेन के बारे में तो यह कहा जाने लगा कि ब्रिटेन का सनसेट यानी सूर्यास्त नहीं होगा। लेकिन 1945 तक आते आते ब्रिटेन का साम्राज्य भी ढहने लगा और दुनिया को दो नए सुपर पावर यानी यूएस और यूएसएसआर के रूप में मिले। इन दोनों के बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ने दुनिया को लंबे समय तक रूल किया, लेकिन 1990 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएस के लीडरशिप में एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। 1990 के बाद से लेकर लंबे समय तक अमेरिका का ही प्रभुत्व बना रहा, यानी सैम अंकल ही दुनिया को बताते रहे कि दुनिया कैसी रहनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसा हमने कहा कि चाइना जिस तरीके से इमर्ज कर रहा है और अमेरिका के रिलेटिव पावर में डिक्लाइन देखा जा रहा है, वह दुनिया को नए एक पावर पॉलिटिक्स की तरफ, नए पावर इक्वेशन की तरफ लेकर जा रहा है। आज के इस पूरे डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही अमेरिका के डिक्लाइन करने की और चाइना का सुपर पावर के रूप में इमर्जेंस किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। डिटेल में एक एक करके इन सब चीजों को हम समझेंगे। यानी पहले हमें यह समझना है कि आखिर चाइना एज अ सुपर पावर जो वह कैसे यहां पर अपने को आगे लेकर आ रहा है। जब हम कहते हैं कि कोई कंट्री सुपर पावर बनती है या हेजोमन बनती है, तो हमें यह समझना होगा कि आखिर सुपर पावर बनने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर कहा जाए कि कोई भी कंट्री हो, उसके पास दो तरीके का पावर होना चाहिए। पहला है पावर ऑफ कोअर्शन यानी बाध्यता। पावर ऑफ कोअर्शन आपके पास अगर है, पावर ऑफ फोर्स आपके पास है, तो आप दुनिया के सुपर पावर बनते हैं। और दूसरा है पावर ऑफ अट्रैक्शन। ये महत्वपूर्ण यहां पर चीजें हैं जो किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाती है। जब हम कहते हैं पावर ऑफ कोअर्शन, बाध्यता का शक्ति, तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि क्या है ये पावर ऑफ कोअर्शन। इसे आसान भाषा में कहें तो इसे हार्ड पावर के नाम से आप लोग जानते हैं, यानी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। यानी किसी कंट्री के अगर बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो पहला तो तरीका यह है कि हम उसे लालच दें, प्रलोभन दें और उसे अपने हिसाब से बदलने के लिए मजबूर कर दें। अगर लालच देने के बाद भी कोई नहीं बदल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम वहां फोर्स का इस्तेमाल करें, हम वहां पर पावर का इस्तेमाल करें। तो कहने का मतलब यह है कि पावर ऑफ कोअर्शन का मतलब है कि किसी कंट्री के पास जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसा है, यानी सैन्य शक्ति कैसी है, यह मायने रखती है। और साथ ही साथ यह मायने रखता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसा है, आर्थिक शक्ति कैसी है, यह भी बहुत मायने रखता है। पावर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर इसे दूसरे शब्दों में बोले तो इसी को आप लोग सॉफ्ट पावर के रूप में देखते हैं। और सॉफ्ट पावर का मतलब यह है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं अपने व्यवहार को चेंज करने के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। अगर किसी कंट्री को अगर आपको अपना फॉलोअर बनाना है तो आप एक ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं कि वह कंट्री खुद ब खुद आपको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो यह एक सॉफ्ट पावर के रूप में होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है जो कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे जब हम देखेंगे तो यह आइडियोलॉजिकल पावर के रूप में होता है, यह वैचारिक शक्ति के रूप में होता है, या इसे हम कल्चरल पावर कह सकते हैं,
यह सांस्कृतिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। और आज के समय में टेक्निकल पावर भी इस चीज को और मजबूती दे रहा है, यानी अगर आपके पास तकनीकी शक्ति है तो यहां पर आप लोगों को, दुनिया को, देशों को आकर्षित करते हैं। अब आइए एक एक करके इन चीजों को हम समझते हैं। आप सभी लोगों से शुरुआत में मैंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर 90 के बाद हम देख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि अमेरिका सुपर पावर बना तो इन पैरामीटर पे कैसे कहा जा सकता है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। 1945 तक ब्रिटेन की सुप्रीमेसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की सुप्रीमेसी देखी गई। असल में आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी पार्टिसिपेट कर रहा था और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जब जापान ने अटैक किया तो उस समय अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी हो चुका था। अमेरिका के पास एक पहला विकल्प था कि वह कन्वेंशनल वीपन से, परंपरागत हथियारों से जापान पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने इस ऑप्शन को नहीं चुना। अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर के ऑप्शन को चुना और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने नाभिकीय हमला किया। अब आप खुद सोचिए कि आखिर उसने नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल क्यों ही किया होगा। असल में यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है कि आपके पास पावर है, लेकिन पावर होने से कोई बहुत बड़ा उलटफेर या चेंज नहीं आता है। पावर का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। अमेरिका ने असल में जापान पर नाभिकीय हमला करके पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जिससे पूरी दुनिया के कंट्रीज को यह मैसेज या साउंड मैसेज जाए कि अगर कोई भी कंट्री अमेरिका के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र जापान जैसा ही होगा। और यही से अमेरिका का हार्ड पावर के रूप में इमरजेंस होता है। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर में मिलिट्री अलायंस बनाए। अमेरिका ने नाटो, सीटो और सेंटो के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। अपने 5 सिक्योरिटी कमांड उसने बनाए और इन सब चीजों ने अमेरिका को मिलिट्री के फील्ड में वह अपराजय बना दिया। आपको मालूम होगा कि अमेरिका की डिफेंस कंपनीज पूरी दुनिया को लीड करती हैं, यानी अमेरिका फैक्ट्री ऑफ वेपन के रूप में कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ अमेरिका ने मिलिट्री पावर के रूप में अपने को एस्टेब्लिश किया तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक पावर के रूप में 1945 के बाद के वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका ने डॉलर की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस पर अपना दबदबा क्रिएट किया। अमेरिका ने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंट्रोल करना शुरू किया और इसमें उसकी मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रूप में देखी गई। यानी अमेरिका देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई और अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंट्रोल भी करने शुरू कर दी। 90 के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अमेरिका ने वॉशिंगटन कंसेंसस के आधार पर पूरी दुनिया में मार्केट इकोनॉमी और न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट किया और कंट्री ने उनको फॉलो किया। यह अमेरिका की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी थी। बहुत से लोगों के लिए यह लग सकता है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर इसीलिए बना क्योंकि उसके पास मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है, तो ऐसा नहीं है। असल में अमेरिका इसलिए बना क्योंकि अमेरिका के पास आइडियोलॉजिकल पावर है। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को पूरी दुनिया में प्रोपोगेट किया गया। अमेरिका ने कल्चरल इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया। पूरी दुनिया के मन मस्तिष्क में यह मैसेज गया कि अगर किसी कंट्री को आपको फॉलो करना है, किसी कंट्री के वे ऑफ लाइफ को अगर फॉलो करना है तो वह है अमेरिका। आप खुद से पूछिए, अगर अभी ये आपसे कहा जाए कि दुनिया में एलियन हमला करने वाले हैं तो कौन हमारी रक्षा कर सकता है, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में यह भर दिया गया है कि एवेंजर जो हैं वहां पर आएंगे, आयरन मैन, सुपरमैन, ये लोग आएंगे और हमें बचाएंगे। अमेरिका ने हमारे लैंग्वेज पर कंट्रोल किया है। आज इंग्लिश जो है वह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कॉन्टेक्ट का लैंग्वेज है और यह कल्चरल इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर रहा है। आज आप अमेरिका के कुजीन को आप वहां प्रेफर करते हैं। पिज्जा और बर्गर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं। हमारे देसी खाने अब हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आज अगर हम देखें तो हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, ये सब अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को ही फॉलो कर रहा है और अमेरिका की हेजेमनी को यहां पर स्थापित कर रहा है। तो इसलिए यह आइडियोलॉजिकल पावर भी है अमेरिका का, यह कल्चरल पावर भी है, जिसने दुनिया के देशों में यह भावना भरी है कि अमेरिका नेचुरल लीडर ऑफ वर्ल्ड है। तो इसलिए भी अमेरिका पावरफुल है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका को एज अ सुपर पावर इमरजेंस कराने में
बहुत से फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका जहां आज है वहां पर है। लेकिन सवाल अब यहां पे ये आता है कि आखिर अमेरिका के पावर में डिक्लाइन कैसे आया, यानी अमेरिका की शक्ति में गिरावट कैसे आ रहा है, अमेरिकी शक्ति में गिरावट, और चाइना किस तरीके से वह नया हेजोमन बन रहा है। ये दो चीजें हम लोगों को देखना है। अगर अमेरिकी पावर में हम कहें कि कैसे ग्रेजुअली जो है डिक्लाइन आया है, तो तीन यहां पर मेजर इंसिडेंट यहां आपके साथ शेयर करूंगा। एक है 2001 की घटना, दूसरा है 2008 और तीसरा है 2020। अब इनको एक एक करके समझते हैं। 2001 9/11 2001 में अमेरिका पर टेरर अटैक हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर अमेरिका के इन दोनों भवनों पर आतंकी हमला हुआ। बहुत बड़ी संख्या में धन जन की हानि हुई, लेकिन केवल इसका जो नुकसान या डैमेज हुआ था यह मायने नहीं रखता है। असल में इस टेरर अटैक का एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था, और यह सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था कि अमेरिका जो पूरी दुनिया का सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जो पूरी दुनिया के चौकीदार बनने का दावा करता है, अगर वह देश खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो वह दूसरे दुनिया के देशों की क्या ही सुरक्षा करेगा। यानी 2001 का इंसिडेंट अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और यहां से उसके सुप्रीमेसी पर पहला डेंट लगा था। हालांकि अमेरिका इससे बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुआ, और अमेरिका ने परसेप्शन वॉर में बढ़त बनाने के लिए इस घटना के तुरंत बाद अफगानिस्तान पर हमला किया, तालिबान के रिजीम को वहां पर चेंज किया, फिर इराक पर अटैक किया, यानी रिगेन करने की कोशिश की। वह मैसेजिंग उसने भी किया कि अमेरिका को कोई भी हरा नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इमेज में एक डेंट तो लग चुका था। दूसरा बड़ा इंसिडेंट अगर देखा जाए तो वह है 2008 का इंसिडेंट, और वो था ग्लोबल रिसेशन। 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई। आपको मालूम होना चाहिए कि वैश्विक आर्थिक मंदी का जो ईपी सेंटर था वो अमेरिका था। सबसे अधिक अगर कोई देश प्रभावित हुआ था वैश्विक आर्थिक मंदी से तो वह अमेरिका था। अमेरिका में जब आर्थिक मंदी आई तो वहां पर देश में एक अलग तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अनरेस्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि यह देखा गया कि इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। आपको मालूम होगा कि यहां पर 1% वर्सेस 99% का डिबेट स्टार्ट हो गया था। ऑक्युपाई स्ट्रीट मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि बहुत तेजी के साथ अमेरिकन जो लोग थे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में गिरावट देखी जा रही थी, तो अमेरिका पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। अमेरिका ने ग्लोबल रिसेशन के दौर में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर को, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को जो है अपनाना शुरू कर दिया। अमेरिका में इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कंसेप्ट हावी होता गया। अब वह अमेरिका जिसने 90 के डिकेड में न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की हो, जिसने ग्लोबलाइजेशन को प्रोपोगेट किया हो, जिसने फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया हो, वह अमेरिका 2008 में इकोनॉमिक नेशनलिज्म को अगर फॉलो कर रहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद को फॉलो कर रहा है, तो यह वैश्वीकरण के खिलाफ है। तो यह वह मुक्त व्यापार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ है। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अमेरिका ने नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट पर अमेरिका फर्स्ट कंसेप्ट को प्रमोट किया। अमेरिका फर्स्ट के दो महत्वपूर्ण जो हैं इन एलिमेंट्स थे। पहला बाई अमेरिकन, दूसरा हायर अमेरिकन, यानी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, अमेरिकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही खरीदा जाए, और जो बाहरी देश की कंपनियां हैं अमेरिकन मार्केट में उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और दूसरी तरफ हायर अमेरिकन के धारणा के तहत अमेरिकी मार्केट में अमेरिकन लोकल्स को ही जॉब प्रोवाइड किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाई गई। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी इकोनॉमिक फील्ड में वो भी कमजोर हुई, और अमेरिका की आइडियोलॉजिकल पावर भी धीरे धीरे कमजोर होनी स्टार्ट हुई। अमेरिका ने इस दौरान 2008 के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी एक बड़ा चेंज किया। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस दौरान इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी के रूप में देखी गई। इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी का मतलब था अमेरिका इंट्रोवर्ट होता गया। अमेरिका को यह लग रहा था कि एक तरफ हमारे यहां रिसेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का जो मिलिट्री और इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो अमेरिका का बहुत ज्यादा है। दुनिया में किसी को भी आर्थिक जरूरत होती थी तो अमेरिका उस नीड को फुलफिल करता था, या कहीं पर भी सिक्योरिटी क्राइसिस होता था तो अमेरिकी मिलिट्री वहां पर प्रेजेंस होती थी।
अमेरिका को लगता था कि यह जो ग्लोबल मिलिट्री इकोनॉमिक बर्डन उसके ऊपर है, यह रिसेशन के दौर में अमेरिका को और कमजोर करेगा। तो अमेरिका ने यह सोचा कि क्यों ना अब हम जो ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री इंगेजमेंट है उसको कम करें और अपने घर की तरफ ज्यादा हम फोकस करें, दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ा सा वहां से हम पैसिव होना स्टार्ट करें। तो अमेरिका ने एक एक करके ये सारी कदमें उठानी स्टार्ट किए। जैसे अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पहला काम किया कि उसने अपने आप को पेरिस समिट में जब यह कमिटमेंट किया गया कि $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देंगी, तो इस कमिटमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया अमेरिका ने। यूनेस्को से अपनी मेंबरशिप से विड्रॉ कर लिया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी अपने को बाहर कर लिया और कोविड के दौर में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपने को बाहर कर लिया। तो एक एक करके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वहां से अमेरिका ने अपने को बाहर करना शुरू किया और यहीं पर वह नहीं रुका, उसने अपने मिलिट्री एंगेजमेंट को भी कम करना शुरू किया। पहले इराक से अपनी आर्मी को विड्रॉ किया, फिर सीरिया से विड्रॉ किया, अफगानिस्तान से फाइनली अपनी मिलिट्री को विड्रॉ किया, यानी अलग अलग जगहों से वहां पर उसने अपने को विड्रॉ करना स्टार्ट किया। अमेरिका की यह जो रिलेक्टेंट पॉलिसी थी ग्लोबल लेवल पर, जो पैसिव पॉलिसी थी, इसने कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया, क्योंकि अब अमेरिका दिखाई नहीं दे रहा था, अमेरिका की पॉलिसीज पैसिव हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो एक सुप्रीमेसी का इमेज था वो यहां से डाउन होना स्टार्ट हो गया था। ये कहा जाने लगा कि अब अमेरिका जो है वह ग्लोबल पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जितना उसका फोकस अपने घर पर है। तो कहीं ना कहीं एक डेंट यहां से भी लगा। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो डेंट लगा 2020 में कोविड के समय के बाद, कोविड में यह देखा गया कि अमेरिका का हेल्थ मैनेजमेंट टोटली वहां पर पूरी तरीके से बिखर गया। बड़ी संख्या में वहां पर लोग कोविड के मरीज हुए और वहां पर यह देखा गया कि अमेरिका में जो आम लोग थे उनको वह फैसिलिटी नहीं मिल पाई जो सोशलिस्ट कंट्रीज में, वेलफेयर कंट्रीज में वहां पर मिलती है। अमेरिका कहीं ना कहीं अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में सफल दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक बड़ा चैलेंज अमेरिका के सामने आया हुआ था। इस दौरान अमेरिका में जीनोफोबिया भी बहुत तेजी के साथ क्रिएट हो रहा था, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा था और कोविड के दौर में भी देखा गया। जैसे आपको मालूम है कि ट्रंप के शासन काल में यह देखा गया था कि वहां पर एक अश्वेत व्यक्ति के ऊपर एक श्वेत अधिकारी ने हमला किया और उसे मार डाला था। तो वो घटना जो है कि ब्लैक्स लाइफ मैटर, वो अमेरिका के आइडियोलॉजिकल जो इमेज है उसके सामने बड़ा चुनौती था। या ट्रंप के ही समय जब ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन हार जाऊंगा तो भी मैं इसे नहीं मानूंगा, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की मौकरी वहां पर, अमेरिकन डेमोक्रेसी का मजाक एक तरीके से होना शुरू हो चुका था। यानी 2001 में इसकी मिलिट्री सुप्रीमेसी पर चैलेंज हुआ, इसकी सैन्य सर्वोच्चता जो है यहां पर कहीं ना कहीं डेंट लगा। 2008 की अगर हम बात करें तो यूएस की जो इकोनॉमिक सुप्रीमेसी थी उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा, उस पर एक बड़ा मुद्दा उठा। और 2020 तक आते आते हमने कहा जो उसका आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी, कल्चरल सुप्रीमेसी है, उस पर भी जो है क्वेश्चन मार्क उठने लगे और अमेरिका रिलेटिवली जो है इसका पावर लगातार डिक्लाइन करता गया। अब आइए यहां से हम समझते हैं कि इस दौरान चाइना कैसे वह एक नया हेजोमन बनता गया। अब अगर चाइना एज अ सुपर पावर अगर हम देखें, चाइना एज अ सुपर पावर जो है वह कैसे इमर्ज करता है, अगर इसकी बात करें तो पहले हम थोड़ा सा चाइना के बारे में समझते हैं। असल में चाइना को अगर आप समझना चाहेंगे तो इसे दो रूपों में आपको देखना होगा। एक बहुत ही ग्लैमरस पास्ट है, बहुत वैभवशाली इतिहास है चाइना का, और दूसरा चाइना के इतिहास का पन्ना बड़ा अपमानजनक है। एंशिएंट इरा में सिल्क ट्रेड रूट के सहारे चाइना का ग्लोबल डोमिनेंस हुआ करता था। मेडवल इरा तक चाइना अपने वैभव को लेकर आगे चल रहा था, काफी मजबूत बना हुआ था। लेकिन मॉडर्न इरा में चाइना का जो इमेज था वो बहुत तेजी से डाउन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कॉलोनियल पावर ने उसके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ओपियम वार की बात हो या बक्सर वॉर, चाइना को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और उसके अलग अलग टेरिटरी को ग्रेट पावर्स ने डिवाइड करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उस वक्त कहा गया कि चाइना की स्थिति तो एक तरबूज की तरीके से है जिसके न जाने कितने फाके काटे जा रहे हैं। चाइना को सबसे बड़ा झटका जो लगा और जो उसकी साइकी में अब तक पेन है सबसे बड़ा, वो है जापान का। जापान ने मंचूरिया पर जब हमला किया और उस पर कब्जा किया
तो वह आज तक चाइना भूल नहीं सकता है। और इस दौरान चाइना के लोगों के साथ, स्पेशली विमेन्स के साथ, जापानीज आर्मी का जो मिसबिहेव था, आज भी चाइना की हिस्ट्री में वो बहुत मायने रखता है। इसी तरीके से चाइना को यह लगता है कि उसकी सोसाइटी, उसके कल्चर को कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न पावर्स ने जो है वह डिग्रेड करने की कोशिश की है। 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ तो चाइना के पास दो यहां पर महत्वपूर्ण सवाल थे। एक, अपनी पास्ट ग्लोरी को रिपीट करना, और दूसरा, जो इतिहास के पन्नों में उसके साथ अपमानजनक संधि, समझौते, बातें हुई हैं, उनको चेंज करना। ये दोनों चाइना के लिए एक साथ इंपॉर्टेंट थे। शुरुआत में चाइना ने जब अपना इमरजेंस स्टार्ट किया तो कहा जाता था पीसफुल राइज ऑफ चाइना। चाइना के शुरुआती दौर में यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशन थे 1949 के बाद, लेकिन कुछ समय के बाद चाइना और यूएसएसआर के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट सहित बहुत से डिस्प्यूट आने लगे और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगा। 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर बनी थी, उस वक्त अमेरिका ने चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का अपोज किया हुआ था, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अमेरिकन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से टोटली डिफरेंट थी। इस वजह से अमेरिका और चाइना के बीच रिश्ते 1949 के बाद नॉर्मल नहीं थे। लेकिन आगे चलकर 1969 में एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, जब देखा गया कि चाइना और अमेरिका ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, और 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट की चीन में यात्रा भी हुई। तो यहां से चाइना और अमेरिका का एक कोलिएशन, एक कोलैबोरेशन यहां पर बनना शुरू हो गया, जिसको दुनिया ने चिमेरिका यानी चाइना और अमेरिका कहना शुरू कर दिया, और चाइना जो है अमेरिका के नजदीक जाने लगा। धीरे धीरे चाइना का इकोनॉमी जो है वह बेहतर होता गया और चाइना के प्रोडक्ट्स अमेरिकन बाजार में धीरे धीरे काफी बड़े स्तर पर बिकने लगे। अमेरिका से नजदीकी चाइना के लिए फायदेमंद थी, क्योंकि अमेरिका उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रचता और चाइना अपना पीसफुल राइज कर पाता। 90 तक आते आते चाइना इकोनॉमिक पावर बन चुका था, मिलिट्री पावर बन चुका था, टेक्निकल पावर बन चुका था, चाइना मजबूत हो चुका था। लेकिन हाँ, अभी भी वह डेवलपिंग कंट्री था। बहुत बड़ी संख्या में चाइना में अभी भी लोग जो है वह गरीबी रेखा के नीचे थे। ऐसे में कोई यह दावा नहीं कर सकता था कि चाइना आने वाले कुछ डिकेड्स में वह दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना दुनिया का सुपर पावर बनना शुरू हुआ। जब हम चाइना को सुपर पावर के रूप में देखते हैं तो पहले हम कुछ फैक्टर की बात करेंगे कि आखिर चाइना को जो है एक सुपर पावर बनाने में कौन से फैक्टर हैं जिनका बड़ा रोल दिखाई देता है। अगर हम बात करें चाइना को चाइना बनाने में, तो सबसे बड़ा फैक्टर है वहां की ज्योग्राफी, यानी वहां का भूगोल। चाइना दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है। चाइना का लोकेशन उसे बड़ा अलग रूप देता है। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना जो है वह इस मामले में आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए, चाइना को अगर हम देखें तो एक तरफ चाइना जो है ये आपका चाइना यहां पर आपको दिखाई देगा, और चाइना यहां पर इसका क्या लोकेशन है, एक तरफ यहां पर ईस्ट जो चाइना सी है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी है। रशिया के साथ इसके जो है बॉर्डर मिलते हैं, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर मिलते हैं, साउथ एशियाई कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर मिलते हैं। यानी चाइना जो है वह एक बड़ा यूनिक लोकेशन है। लगभग 14 कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। तो एक बड़ा यूनिक इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन यहां पर है, जो इसे बहुत बढ़त एडवांटेज, स्ट्रेटेजिकल टर्म में एडवांटेज देता है। इनके साथ साथ चाइना की दूसरी सबसे बड़ी चीज है यहां पे पाए जाने वाले रिसोर्सेस। आपको मालूम होना चाहिए कि गोल्ड हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, बहुत सी चीजों में चाइना दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। और रेयर अर्थ मेटल जो आने वाले दुनिया में 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रेयर अर्थ मेटल की बात की जाए तो चाइना उससे भी रिच है। यानी चाइना के पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो एक कंट्री को इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री बना सकते हैं, एक मजबूत इकोनॉमी बना सकते हैं। तीसरा, चाइना का पॉपुलेशन। तो यहां पर चाइना का पॉपुलेशन भी जो है वह अपने आप में यूनिक है, क्योंकि चाइना जो है यहां पर अगर हम बात करें तो चाइना दुनिया की सबसे अधिक आबादी यहां पर है, और
यहां पर बहुत सस्ते श्रम यहां पर मिलते हैं, चीप लेबर मिलते हैं, इसलिए यहां पर जो है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन और आसान हो जाता है। तो यह भी एक बड़ा फैक्टर यहां पर है जो जनसंख्या के रूप में इसको देखने को मिलता है। चौथा, यहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बड़ा फेवरेबल है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है यहां की, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत यह है कि यहां पर पॉलिसी डायलेमा नहीं है, यहां कोई अपोजिशन नहीं है। एक बार डिसीजन अगर ले लिए गए तो उन्हें एग्जीक्यूट किया ही किया जाता है। तो पॉलिसी क्लियरिटी यहां पर है, यहां पर ब्यूरोक्रेसी नहीं, यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का जो है हिंड्रेंस नहीं, यहां पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाती है, जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं हो पाती। इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं अदर कंट्री में ज्यादा होते हैं, लेकिन चाइना अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट को हमेशा अवॉइड और मैनेज करता चलता है। तो उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी उसके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल है। इन सब के साथ साथ चाइना का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वह आज दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण यहां पर रखता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसी के पास है तो वह चाइना है। चाइना एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। आने वाले समय में चाइना और अधिक अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस के सेक्टर में वो कर रहा है। तो चाइना इस तरीके से भी अपने आप को पावरफुल बना रहा है। तो चाइना को अगर हम देखें तो बहुत से फैक्टर हैं जो सुपर पावर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ऐसे जो फैक्टर्स हैं यह अदर कंट्रीज में भी देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल चाइना ही है। तो चाइना ही क्यों सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है, अब आइए इसको हम देखते हैं। असल में 90 के बाद तो चाइना पीसफुल राइज कर रहा था, लेकिन 2008 में जब यूएसए का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और यूएसए का ग्लोबल इंगेजमेंट कम होना स्टार्ट हुआ, खासकर जब यूएसए ने इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी, तो पूरी दुनिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। और ये पावर वैक्यूम एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था चाइना के लिए। चाइना को यह लगा कि अब वह सही समय है जब ग्लोबल पॉलिटिक्स में वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अब इस दिशा में चाइना ने क्या करना शुरू किया। चाइना में सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हुई उसके एशिया ड्रीम के माध्यम से। एशिया ड्रीम क्या है, पहले एक बार इसको समझते हैं, और चाइना कैसे वह अपने आप को एक सुपर पावर बना रहा है। जिनपिंग के नेतृत्व में एशिया ड्रीम का कंसेप्ट दिया गया। जिनपिंग ने एशिया ड्रीम का मतलब जो बताया, उन्होंने कहा कि एक तो 21st सेंचुरी शुड बी एशियन सेंचुरी, यानी 21वीं सदी, उन्होंने कहा 21वीं सदी एशियाई सदी होगी, ऐसा उनका मानना था। दूसरा उनका कहना था एशिया फॉर एशियन, यानी एशिया एशियाई देशों के लिए होना चाहिए, एशिया एशियाई देशों के लिए होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। अब ऐसा कैसे हो सकता था, किस रूप में हो सकता था, इसके बारे में देखिए क्या है। चाइना ने जो अपना विजन बनाया है दो लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर और एक एशिया के लेवल पर। चाइना का जो एम्बिशन है वह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, बहुध्रुवी विश्व चाहता है, जबकि वह यूनिपोलर एशिया की बात करता है। जब एशिया की बात आती है तो वह यूनिपोलर एशिया की बात करता है, और जब वह विश्व की बात आती है तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। अब कैसे उसने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में अपना एफर्ट्स करना शुरू किया और कैसे यूनिपोलर, ये आपको समझना जरूरी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्यों, पहले ये समझिए। चाइना ये बखूबी 2008 के बाद जानता था कि यूएसए अभी भी वह सुप्रीम पावर है, और अमेरिका की शक्तियों को इतनी तेजी के साथ वह खत्म करना, कमजोर करना आसान नहीं है। अमेरिका का जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसके इंस्टीट्यूशंस में इतना दबदबा है कि अमेरिका को एक झटके से आप हटाकर रिप्लेस करके उसकी जगह पर नया पावर नहीं बन सकते। तो वह जब भी विश्व की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि अमेरिका को रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि उसका अल्टरनेटिव बनना है, एक अल्टरनेटिव के रूप में अपने को प्रेजेंट करना है, ये चाइना चाहता है। एशिया में वो जानता है कि कोई एशियन ऐसा पावर नहीं है जो चाइना को चैलेंज कर सके, तो यहां पर वह यूनिपोलर एशिया चाहता है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए उसने अपने ही जैसे कुछ कंट्रीज को अपने नजदीक करना शुरू किया, जिनके साथ ग्लोबल लेवल पर लाइक माइंडेड जो कंट्रीज थे, जिनके साथ शेयर करता था अपने इंटरेस्ट। जैसे अगर इसमें बात करें
तो ब्राजील के साथ उसने रिश्ते बनाने शुरू किए, ब्राजील के साथ साथ रूस के साथ उसके रिश्ते बनने शुरू हुए। तीसरा, भारत के साथ भी वैश्विक स्तर पर एक आम सहमति बनानी शुरू की, खुद चीन और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगर इन कंट्री को देखें तो यही कंट्री कहलाते हैं ब्रिक्स कंट्री के रूप में। यानी यहां पर ब्रिक्स के माध्यम से चाइना ने वह दुनिया को मल्टीपोलर बनाना शुरू किया। अब मल्टीपोलर बनाना था तो अल्टरनेटिव देना था वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर का। अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को कैसे रूल कर रही थी, उसको रिप्लेस अगर करना है चाइना को, तो कहीं ना कहीं उसे इसका विकल्प देना होगा। तो विकल्प कैसे उसने दिया, जैसे अगर वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक पर, और वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस न करते हुए उसके अल्टरनेटिव के रूप में ब्रिक्स के थ्रू एक नया बैंक चाइना ने स्टार्ट किया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है, ये अल्टरनेट है डब्ल्यूबी का। डब्ल्यूबी तो बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे एनडीबी के माध्यम से डब्ल्यूबी को क्या करना है, इररेलेवेंट बनाना है। इसी तरीके से आईएमएफ जो है वह बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के समय काम करता है, और इसी तरीके का एक सिस्टम ब्रिक्स के फोरम पर चाइना ने अन्य देशों के साथ मिलकर बनाया है, जिसे कहा जाता है कि यह जो है यहां पर कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, यानी सीआरए कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, यह व्यवस्था यहां पर चाइना वह ब्रिक्स के थ्रू करता है। तीसरा, अगर एशिया में बात किया जाए तो जो यहां का मेन यहां पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी उसके अल्टरनेट में भी एक नया यहां पर बैंक शुरू किया गया है, एआईआईबी, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये सब अल्टरनेटिव है। नाटो जो है वह कहीं ना कहीं यूएस की सुप्रीमेसी को बनाए रखने में बड़ी मदद करता है। चाइना इसी तरीके से एससीओ को देखता है, इसीलिए एससीओ को नाटो ऑफ द ईस्ट के रूप में देखा जाता है, पूर्व के नाटो के रूप में देखा जाता है। तो आप देखिए बड़े आराम से, इत्मीनान से चाइना ने वह वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर या अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के अल्टरनेट को प्रेजेंट किया है, जिससे कि एक बारगी वो रिप्लेस तो ना हो, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होना जरूर शुरू हो जाए। तो एक तो हमने कहा कि यहां पर वह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना वह यूनिपोलर एशिया के लिए काम कर रहा है। अब इस यूनिपोलर एशिया के लिए वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, आइए थोड़ा इसको भी देखते हैं। आखिर एक ध्रुवीय एशिया की जो धारणा है अमेरिका चाइना की, वह क्या है और किस तरीके से चाइना इसे यहां पर दिखाई दे रहा है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना ग्लोबल पावर बनने के लिए हर तरीके के पॉलिसीज को, थ्योरीज को वो एक्सेप्ट करता है। दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का बड़ा मायने रखा है, और जियोपॉलिटिक्स के दो बड़े सिद्धांतकारों ने दो बड़े सिद्धांत दिए थे। उन सिद्धांतों की शायद समझ चाइना के पास बहुत बेहतर तरीके से। ये दो सिद्धांत यहां पर हैं जिन्हें हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। एक तो हार्टलैंड सिद्धांत कहते हैं जो मैकिंटायर ने दिया हुआ था, और दूसरा रिमलैंड थ्योरी कहते हैं जिसे स्पाइकमैन ने दिया हुआ था। तो हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा इसको एक बार समझिएगा। यहां पर ये दोनों थ्योरी किस तरीके से बताती है उसको एक बार यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। असल में मैकिंटायर एक भू राजनीतिवेत्ता थे, और उन्होंने बताया कि एशिया और अफ्रीका, इसको उन्होंने नाम दिया वर्ल्ड आइलैंड, यानी दुनिया को इसी रूप में उन्होंने दिखाया कि यह है दुनिया, एशिया और अफ्रीका और यूरोप, ये सब मिलाकर वर्ल्ड आइलैंड के रूप में है। उनका कहना था कि इस वर्ल्ड आइलैंड को कौन रूल करेगा। उनका कहना था वही रूल करेगा जो यूरेशिया को रूल करेगा, और यह इलाका है यूरेशिया का। यह इलाका यूरेशिया का है, यह हार्टलैंड है, यह हृदय स्थल है इस पूरे वर्ल्ड आइलैंड का। इस पर जो कब्जा करेगा वो यूरोप पे भी कब्जा करेगा, वो अफ्रीका पे भी कब्जा करेगा, और वह एशिया पर भी कब्जा करेगा। तो वह हार्टलैंड थ्योरी के माध्यम से कहते थे जो यहां आएगा वही दुनिया को रूल करेगा। लेकिन बाद में स्पाइकमैन आए और उन्होंने कहा लैंड पावर दुनिया को रूल नहीं करेगा, बल्कि सी पावर दुनिया को रूल करेगा। और इसका वजह था कि समुद्री जो परिवहन के साधन थे उनका विकास हुआ था। तो उनका जो कहना था कि दुनिया में जो लिटरल कंट्री हैं, यानी तटवर्ती जो क्षेत्र है, उन पर जिसने कब्जा कर लिया, इन तटीय क्षेत्रों पर जिसने कब्जा कर लिया,
वही दुनिया को रूल करेगा। तो यहां पर यह रिमलैंड थ्योरी के रूप में देखा गया और यह जो है हार्टलैंड थ्योरी के रूप में देखा गया। अब चाइना का जो एजेंडा है, चाइना का विजन है, उसको समझिए। चाइना इन दोनों ही क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। मैकिंटायर ने 1904 में अपने एक बुक में कहा भी था कि आने वाले समय में चाइना यूरेशिया और अफ्रीका पर कब्जा करने का प्रयास करेगा और यदि उसने यह प्रयास किया तो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरीके से बदल जाएगा। यह मैकिंटायर ने बोला हुआ था और चाइना यही काम कर रहा है। चाइना के एक एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट है उनको आप जानते हैं। चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यह बेल्ट और रोड इनिशिएटिव कहां से कहां निकल रहा है, थोड़ा उसको विजुलाइज करिए। तो एक तो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, इन तटवर्ती क्षेत्रों से जो है उसका यहां पर बेल्ट और रोड इनिशिएटिव निकल रहा है और दूसरा चाइना इस रास्ते से होते हुए यहां पर चाइना आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक क्षेत्र और एक ये क्षेत्र जो है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी इसमें जो बेल्ट का इलाका है अगर उसकी बात करें तो बेल्ट कौन सा क्षेत्र, ये है बेल्ट, यानी जहां सड़क बना रहा है और यहां से वह मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंच रहा है और दूसरी तरफ जो है यहां पर जो बंदरगाहों का विकास कर रहा है जिसको वह रोड कंपोनेंट के रूप में देखता है। तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव असल में यह चाइना का एजेंडा है, वह हार्टलैंड और रिमलैंड पर कब्जा करने का। यानी चाइना इस एक नए विजन के साथ वह आगे बढ़ रहा है और यह एक ध्रुवीय एशिया की जो चाइना की का ख्वाब है उसको यहां पर मजबूत बना रहा है। अब आइए इस चीज को, उसके इसी थ्योरी को और विस्तार से समझते हैं कि कैसे चाइना जो है वह अपने आप को वह स्टेब्लिश कर रहा है। तो चीन अगर दुनिया का सुपर पावर बन रहा है तो इसके पीछे हमने कहा दो फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। पहला तो यहां पर है पावर ऑफ कोअर्शन, ये चीन के पास कैसे आ रहा है। दूसरा जो हमने कहा था कि पावर ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसे चीन के पास आ रहा है और यही दोनों यहां पर डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई चाइना वह सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब मैं कह रहा हूं पावर ऑफ कोअर्शन, तो हमने पहले ही बात किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर का होना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, पावर का डेमोन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। चाइना आज पावर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। पहले तो वह दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमको आप एक पावर के रूप में स्वीकार कीजिए और स्पेशली इन एशिया में यूनिपोलर एशिया बनाने के लिए वो पावर का डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग इलाकों में कर रहा है। जैसे साउथ चाइना सी में सभी कंट्री डरे हुए हैं, चाइना का मिलिट्री एक्सपेंशन वहां बढ़ चुका है। या इसी तरीके से अगर हम बात करें ईस्ट चाइना सी में चाइना बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। या इसी तरीके से हिमालयन क्षेत्र में अगर हम बात करें, चाहे वह इंडिया के साथ तवांग वैली का मुद्दा हो, चाहे भूटान के साथ डोकलाम का मुद्दा हो, तो पावर डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर कर रहा है, वो डराने की कोशिश यहां के देशों को कर रहा है। दूसरा, वो इनके साथ साथ हमने कहा कि इकोनॉमिक कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा है और आर्थिक नियंत्रण करने के लिए उसने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। और आज स्थिति यह है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से 70% से अधिक कंट्री वह डेट ट्रैप में बुरी तरीके से उलझ चुके हैं, यानी ऋण जाल में वह उलझा चुका है और अपने ऊपर डिपेंडेंट बना चुका है। यह चाइना का जो स्ट्रेटजी है ये काम कर रहा है। चाइना यहां से दुनिया के लिए अब जो है वह अपरिहार्य होता जा रहा है। चाइना केवल यही काम नहीं कर रहा है, चाइना इनके साथ साथ वह पावर ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज कर रहा है। चाइना ये जानता है कि जब से उसने पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया है और उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव की वजह से अधिकांश कंट्री डेट ट्रैप में आ चुके हैं, तो उसको लेकर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। दुनिया के अदर कंट्रीज जो हैं वह चाइना के नजदीक आने से डरेंगे और अगर ऐसा होगा तो चाइना कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता है। इसलिए हार्ड पावर होने से केवल आप सुपर पावर नहीं बनेंगे, आपको सॉफ्ट पावर होगा और यहां अमेरिका बहुत आगे है। लेकिन चाइना भी अब ये काम कर रहा है और ये मौका उसे अलग अलग समय पर मिला। जैसे चाइना को सबसे इंपॉर्टेंट मौका मिला है अभी कोविड के दौर में, और कोविड के दौर में चाइना ने पॉलिटिक्स ऑफ जेनरोसिटी यानी उदारता की राजनीति उसने शुरू कर दी। पॉलिटिक्स ऑफ जेनरोसिटी के तहत उसने कोविड के दौर में दुनिया के अलग अलग देशों को
चाहे वो पीपीई किट हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, तमाम ऐसे हेल्थ इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं जिसके जरिए अन्य कंट्रीज वह अपने कोविड का मैनेजमेंट कर सके। चाइना ने पहले जीरो कोविड पॉलिसी के थ्रू दुनिया को यह दिखाया कि देखिए हमारे यहाँ गवर्नेंस मॉडल वह कितना बेहतर है। अमेरिका का गवर्नेंस मॉडल, यूरोप का गवर्नेंस मॉडल, वहां तो लोग कोविड से मर रहे हैं, और चाइना चाइना तो यहां पर जो है बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में सारी चीजों को लेकर चल रहा है। तो चाइना ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, हेल्प किया। कहा गया कि यह हेल्थ सिल्क ट्रेड है, सॉरी हेल्थ सिल्क रूट है, और इसके थ्रू दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का कोशिश किया। और सोशल मीडिया के जरिए उसने ब्रांडिंग भी की, यानी अपने परसेप्शन को भी वह चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इनके साथ साथ इस वक्त 1000 टैलेंट प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम चला रहा है यहां पर चाइना। अभी तक यह देखा जाता था कि दुनिया के सभी देश, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं अपने भविष्य को अगर बेहतर करना है, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको बेटर फ्यूचर चाहिए, तो हर किसी का जवाब अमेरिका होता था। अमेरिका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन दुनिया के लोगों का होता था बेटर फ्यूचर के लिए। लेकिन अब चाइना वह अपने यहां इंसेंटिव दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, जॉब ऑफर कर रहा है, दुनिया के टैलेंट्स को अपने यहां पर बुलाना चाहता है, यानी ब्रेन गेन चाहता है चाइना, जिससे कि जो काम कभी अमेरिका ने किया था अब असल में वह चाइना करना चाहता है। इनके साथ साथ चाइना अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रभाव भी बढ़ा रहा है। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। आपको मालूम है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड जो फंड कंट्रीब्यूटर है वह चाइना है। दुनिया के अलग अलग संस्थाओं में चाइना अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। G20 पर वह बहुत ही वोकल है, बहुत ही असर्टिव है। तो चाइना अब वह चाहता है कि जो इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी है, जो अभी केवल अमेरिका के पास था, अब वह हासिल करना चाहता है। वहां पर भी वो अपना काम कर रहा है। अभी आपको मालूम है कि चाइना ने रेनमिनबी जो उसका करेंसी है, अब रेनमिनबी क्या हो चुकी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, इंटरनेशनल करेंसी हो चुकी है। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन उसके इमेज को बड़ा बनाएंगे। यहां तक कि वह अपने गवर्नेंस मॉडल को दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर रहा है। G20 में अभी जब समिट हुआ था तो उसने अपने लोकतंत्र की तारीफ की। उसने कहा हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की बेहतर डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी वह वेस्टर्न डेमोक्रेसी से अलग हो सकती है लेकिन खराब नहीं हो सकती है। चाइना इस चीज को भी लेकर आगे चल रहा है। इसी के साथ साथ जो है चाइना वह कई तरीके की डिप्लोमेसी लेकर चल रहा है, जैसे डिजिटल डिप्लोमेसी को लेकर चल रहा है, स्पेस डिप्लोमेसी को लेकर चल रहा है, डिफेंस डिप्लोमेसी को लेकर चल रहा है, और इनके जरिए जो है चाइना वह अपना इमेज भी बिल्ड करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, दुनिया पर अपना प्रभाव भी डालना चाहता है। आज चाइना के कल्चरल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए हॉलीवुड की बहुत सी मूवी में अब चाइना के एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो वहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन में फिल्में बन रही हैं। अब केवल एवेंजर दुनिया को नहीं बचाएंगे, अब जेटली और जैकी चॉन भी वहां पर दुनिया को बचाने के लिए आएंगे। यानी अब बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं चीजें। अब केवल पिज्जा और बर्गर ही दुनिया के वह केवल कुजीन नहीं है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो चुका है नूडल्स, यहां पर मंचूरियन, तमाम तरीके की चीजें जो हैं जो चाइना के कल्चरल जो है इन्फ्लुएंस को क्रिएट करती हैं, वो अब दुनिया में प्रोपोगेट की जा रही है, और चाइना इसको बड़े तेजी के साथ कर रहा है। टूरिज्म के लिए भी चाइना जो है लगातार वीडियोस बना रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, जिससे चाइना का ब्रांड इमेज जो है वो बहुत बेहतर तरीके से मजबूत हो सके। तो आने वाले समय में इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत चीन बन जाए और चाइना के ऊपर दुनिया के देशों का डिपेंडेंसी बढ़ता जाए, और चाइना केवल और केवल हार्ड पावर के रूप में नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर के रूप में भी अपनी हेजेमनी को स्टेब्लिश करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन हाँ, यह बात भी सही है कि चाइना में बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं। चाइना ने अभी तक डेमोक्रेसी के एक्सपीरियंस को नहीं देखा है। वहां पर अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत जाते हैं, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वहां पर तिब्बत का इशू हो, चाहे वहां पर उइगुर मुस्लिम का मुद्दा हो। तो चाइना में इस तरीके के इश्यूज भी हैं। कोविड के दौर में जीरो कोविड पॉलिसी अब जाकर वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत तेजी के साथ वहां पर कोविड ट्रांसमिट कर रहा है। उसकी इकोनॉमी पर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, इवन नेगेटिव में भी उसके ग्रोथ रेट जाने की पॉसिबिलिटी है। तो चाइना आने वाले समय में अपने इन चैलेंजेस को कैसे वो यहां पर काउंटर करता है, ये बड़ा मायने रखेगा। अमेरिका, इंडिया जैसे कंट्रीज जो हैं वो नजदीक आए हैं, और चाइना की एक स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट वहां पर हो रहा है, एक सामरिक घेरेबंदी हो रही है।
चाइना इसका जवाब कैसे देगा? ये भी बहुत बड़े सवाल हैं, बड़े प्रश्न हैं आने वाले समय में। एक नए अलग वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे कि चाइना का जो काउंटर करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो देश, उसका नाम है इंडिया। इंडिया को माना जा रहा है कि वह चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में है। तो क्या वाकई इंडिया भी वो सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ सकता है? और क्या चाइना के सामने जो चैलेंजेस हैं, क्या उनको इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो एक अलग वीडियो में ये सब हम देखेंगे कि इंडिया सुपर पावर के रूप में कैसे इमर्ज कर सकता है, चाइना जो है उसके सामने चैलेंजेस क्या है, और अमेरिका के सामने अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या है। अलग अलग कंट्री के अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस पे अलग अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अभी तक के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा और इस तरीके से अगर क्लास आपको प्रोवाइड किए जाए तो आपको कैसा लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।